एक आइडियल एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि आप किसी भी एक दांत को आसानी से बाहर निकाल सको बिना कि गम और बोन को ट्रोमा पहुंचाए, ताकि वो जो सॉकेट है वो इजीली हील हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के। हाय, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एक्सट्रैक्शन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैं हर एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज करता हूं अपनी एक्सट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए। और मुझे 100% विश्वास है अगर आप भी इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने क्लिनिक के अंदर आप एक्सट्रैक्शन केसेस को बहुत आसान बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और हम पहले ये देखते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन करते क्यों हैं। फर्स्ट, ग्रोसली कैरियस टूथ जिसको रेस्टोर नहीं किया जा सकता। सेकंड, पेरियोडोंटाइटिस। थर्ड, माल पोजिशन इरप्शन अगर उसको ब्रेसिस से ठीक नहीं करा जा सकता या पेशेंट ठीक नहीं कराना चाहता। फोर्थ, फ्रैक्चर्ड टूथ। फिफ्थ, हैम्परिंग ट्रीटमेंट प्लान। सिक्स, टिल्टेड विजडम टीथ। सेवन, सुपरन्यूमररी टीथ। एट, सीरियल एक्सट्रैक्शन। नाइन, प्री रेडिएशन थेरेपी। 10, टीथ इन फ्रैक्चर लाइन। दोस्तों, कुछ ऐसे केसेस में हम टीथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर हमको एक्सट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए। हम इन कॉन्ट्राइंडिकेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिस्टमिक और सेकंड है लोकल। पहले सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखते हैं। फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड हार्ट प्रॉब्लम। बहुत बार आपके क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट आ सकते हैं जिनका बीपी स्टेबल नहीं रहता या बीपी काफ़ी ज़्यादा रहता है, या पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम भी है पर डॉक्टर की दवाई छोड़कर पेशेंट अपनी ही कोई दवाई खाता है, या फिर अभी अभी पेशेंट ने कोई रिसेंट में हार्ट सर्जरी कराई है। तो ऐसे केसेस में या तो पेशेंट को आप रेफर कर दें या फिजिशियन का कंसेंट लाने के लिए पेशेंट को बोलें। सेकेंड कॉमन आपको पेशेंट मिलेंगे वो है डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो किसी भी डिजीज़ को एग्रवेट कर सकती है, इसलिए डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो सॉकेट हील नहीं करेगा, इसलिए खाली पेट शुगर लेवल टेस्ट जरूर कराएं। थर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक प्लेटलेट डिसऑर्डर, अनेमिया, हीमोफीलिया, हेमरेजिक परप्यूरा। अगर ब्लड सॉकेट को हील नहीं कर सकता तो आप एक्सट्रैक्शन नहीं करें। फोर्थ है पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अगेन, पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो प्रॉब्लम होगी ही। फिफ्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी। हालांकि प्रेगनेंसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सट्रैक्शन अवॉइड करनी चाहिए, एंड अगर करनी भी पड़े तो 4 to 6 मंथ ज़्यादा सेफ हैं। अगर आप एक्सट्रैक्शन करने का डिसीजन लेते हैं तो ये अच्छा आइडिया है कि पहले आप पेशेंट को गायने से कंसल्ट करने के लिए बोलें, क्योंकि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जहां पर पेशेंट अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करती थी एंड उसने पेशेंट को ये बोल दिया कि बच्चे को खतरा हो सकता है, और मुझे पेशेंट को समझाने में बहुत टाइम लगा। सिक्स्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन है मैलिग्नेंट डिजीज लाइक ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। सेवंथ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसी कोई भी डिजीज जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को हैम्पर करती है उसमें एक्सट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, एंड स्टेज रीनल डिजीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन। सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां आपने पेशेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, एंड वो है सेंट्रल हिमेंजियोमा। सेंट्रल हिमेंजियोमा में हो सकता है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो और नहीं भी। ज़्यादातर पेशेंट को टूथ के अराउंड डिस्कम्फर्ट होगा, पल्सेटिंग ब्लीडिंग होगी, गम्स ब्लू कलर के होंगे और टूथ मोबाइल होगा, और टूथ के अराउंड स्वेलिंग भी मिलेगी। ऐसे केसेस को हाथ नहीं लगाना, पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, पर आपके पास ऐसे केसेस आ सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। कुछ ऐसे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती हैं, जैसे दांत ट्यूमर के अंदर हो, पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, पेशेंट को सीवियर पेरिकोरोनाइटिस है कि माउथ ओपनिंग ही खत्म हो गई है। एक्यूट एब्सेस हालांकि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि एलए का असर आ जाएगा एंड आप सेफली इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हो तो देन गो अहेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री सर्जिकल असेसमेंट की।
पेशेंट को दांत निकालने के लिए एलए देने से पहले आपको कुछ मेंटल कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि एक्सट्रैक्शन की डिफिकल्टी लेवल क्या है। सिर्फ टूथ एंगुलेशन या रिड्यूस माउथ ओपनिंग हमारी मुश्किल नहीं बढ़ाती, बल्कि पेशेंट की एंजाइटी भी हमारी मुश्किल बढ़ा सकती है। सो कुछ इस तरह की एनालिसिस एक्सट्रैक्शन से पहले हमें कर लेनी चाहिए। प्री सर्जिकल असेसमेंट। प्री सर्जिकल असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है मेडिकल हिस्ट्री, कि हमें अपने रूटीन प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। सेकंड है डेंटल हिस्ट्री, क्या पेशेंट की कोई प्रीवियस डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री है। थर्ड है पेशेंट इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंट की एंजाइटी लेवल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है क्लिनिकल कंडीशन एंड फिफ्थ है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। पहले देखते हैं मेडिकल कंडीशन। जनरली जब हम क्लिनिक में पेशेंट अटेंड करते हैं तो डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेते, और बहुत बार ये भी हो सकता है कि पेशेंट हमको सारी डिटेल्स बताए भी नहीं। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए पेशेंट चल कैसे रहा है, वेट कितना है, कोऑपरेटिव है या नहीं। अगर आपको कहीं पर भी कोई गड़बड़ लगे तो उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करो, पता लगाने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी अनकंट्रोल्ड मेडिकल प्रॉब्लम मिलती है तो आप पेशेंट को रेफ़र कर दो या फिजिशियन की कंसेंट ले लो। अगर पेशेंट वैसे हेल्दी दिख रहा है पर डिप्रेशन की दवाई लेता है तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ऐसे पेशेंट भी आफ्टर एक्सट्रैक्शन काफ़ी तंग करते हैं, तो इनको भी अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट है एसेस टू द टूथ। बहुत बार पेशेंट की माउथ ओपनिंग पेन एंड स्वेलिंग के कारण रिड्यूस हो जाती है, या काफ़ी पेशेंट ओएसएमएफ के कारण प्रॉपर माउथ ओपन नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में आपको टूथ रिमूव करने में दिक्कत होगी एंड अनफॉर्चुनेटली टूथ टूट जाता है तो अननेसेसरी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ एंड पेशेंट फॉर द सेम। सेकंड पॉइंट है टूथ अलाइनमेंट इन द आर्च। डेंटल आर्च में कौन सा दांत निकालना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टीथ वेल अलाइंड है तो हम फोर्सेप एंड एलिवेटर आराम से यूज़ कर पाएंगे, पर अगर क्राउडिंग है या मॉल अलाइंड है तो हमें प्रॉब्लम होगी। थर्ड है मोबिलिटी ऑफ टूथ। अगर दांत हिल रहा है तो हमारा काम आसान है, और जीरो मोबिलिटी है तो हो सकता है टूथ में हाइपरसिमेंटोसिस या एंकाइलोसिस हो। फोर्थ है कंडीशन ऑफ क्राउन। टूथ कितना केरियस है ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात पर डिफ़िकल्टी लेवल डिपेंड करता है। अगर टूथ ग्रॉसली केरियस है तो फोर्सेप लगाते ही टूट जाएगा। आपको ये भी जज करना है कि क्या हम फोर्सेप से टूथ को फर्केशन से होल्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर हम फोर्सेप से टूथ को अपाइकली होल्ड नहीं कर सकते तो हमारा एक्सट्रैक्शन का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। एक्सरे में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे एडजेसेंट टीथ में पेरियोडोंटाइटिस तो नहीं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो एडजेसेंट टूथ है वो पेरियोडोंटाइटिस के कारण ऑलरेडी मोबाइल है, और जब आप टूथ को लग्जेट कर रहे हैं तो मोबाइल टूथ पहले ही बाहर आ जाए। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि पेशेंट को दर्द दूसरे दांत में है एंड एडजेसेंट दांत के अंदर भी पेरियापाइकल इन्फेक्शन है। ऐसे केस में भी आपको पेशेंट को प्रायरली इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका दूसरा टूथ भी खराब है, उसका भी ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन करनी पड़ सकती है। आप टूथ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ भी रिलेशन एक्सरे में जज कर सकते हैं, जैसे साइनस रिलेशन ऑफ अपर मोलर या इंफीरियर नर्व कैनाल टू लोअर थर्ड मोलर्स। नेक्स्ट है टूथ फैक्टर। आपने एक्सरे में टूथ के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, जैसे दांत में कितनी रूट्स हैं। ज़्यादा रूट्स का मतलब है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ गया। अगर रूट में कर्वेचर है तो भी हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट रूट है, कॉनिकल रूट है, तो हमारा काम आसान हो गया है। और अगर रूट कैनाइन जितनी लंबी लंबी हैं तो भी हमारी एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक्सरे के अंदर रूट्स में डाइवर्जेंस देखते हो तो भी हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ है, क्योंकि डाइवर्ज मतलब डिफ़िकल्टी।
और अगर रूट फ्यूज है तो हमारा काम आसान है। अगर रूट का एंड बल्बस है तो भी केस डिफिकल्ट है। ऐसे केस में अपाइकल रूट एक्सट्रैक्शन के वक्त फंस जाती है क्योंकि ऊपर से ओपनिंग छोटी होती है और नीचे से रूट बल्बस होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फर्केशन। अगर फर्केशन लेवल तक या उससे बिलो बोन लेवल है तो केस कंपैरेटिवली आसान है, और बोन लेवल सीजे तक है तो हमारा केस मुश्किल है। नेक्स्ट है पेरी अपाइकल इन्फेक्शन। अगर रूट के बिलो इन्फेक्शन है, पीडियल थिकनिंग है, तो ये चीज़ें हमारे फेवर में है और एक्सट्रैक्शन इजी है। नेक्स्ट है रूट केरीज। रूट केरीज भी केस को डिफिकल्ट बनाती है क्योंकि केरीज के लेवल से रूट टूथ फ्रैक्चर कर जाता है एंड एक्सट्रैक्शन टफ हो जाती है। नेक्स्ट है रूट रिजॉर्प्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल वैसे ये चीज़ मिलना कम होता है, पर अगर प्रेजेंट है तो हमारा केस टफ हो गया है। एंड लास्ट है सराउंडिंग बोन। 2D एक्सरे में हमें बोन डेंसिटी का पता नहीं लगता, पर आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अगर एक्सरे में बोन वाइट दिख रही है तो यानी बोन डेंस है, ऐसा आप मैंडिबल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बोन रेडियोलुसेंट दिख रही है तो बोन डेंसिटी कम है, बोन वीक है, एंड ये बोन एक्सट्रैक्शन में हमें फेवर करेगी। फ्रेंड, ये सब कुछ बातें थी जो मैं देखता हूँ पेशेंट को सिलेक्ट करते वक्त कि ये एक्सट्रैक्शन मैंने करनी है या नहीं करनी, एक्सट्रैक्शन मैंने करनी है या मैंने किसी सर्जन को बुलाना है या पेशेंट को किसी हॉस्पिटल के अंदर रेफर करना है। और ये सारी बातें अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, पेशेंट्स में सीखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें कैसे करी जाती हैं, तो GDS एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन के बाद चेयर पोजीशन कैसी होनी चाहिए, एलिवेटर को यूज़ कैसे करना है, आपको फोर्सेप्स को कैसे पकड़ना है, कैसे दांत को बाहर निकालना है, और उस पेशेंट को केयर कैसे देनी है। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.